मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शन, मतलब काम, कार्य। हम पढ़ रहे हैं अभी बिजनेस मैनेजमेंट, बात किसी भी मैनेजमेंट की कर सकते हैं आप। तो चूंकि बिजनेस मैनेजमेंट की बात हो रही तो चलो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। किसी भी मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं मुख्य रूप से। मैंने आपको बताया कि अलग अलग एक्सपर्ट्स का इसमें कुछ अलग राय भी है, मैनेजमेंट के फंक्शंस को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो आप मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस बताओगे? मालूम है? 5। और ये 5 फंक्शन क्या है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताकर मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से पहला होता है प्लानिंग। क्या हो गया? दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, ये याद रखना है आपको बस, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग, है ना, अभी बस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। और 5वां क्या? कंट्रोलिंग। ठीक है ना। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। बस अभी इतना याद है कि आप देखो, चूंकि अलग अलग टॉपिक को अलग अलग पढ़ना है तो अभी लाइटली पढ़ के आपको कंफ्यूज करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं मैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पहला एक साथ बताएं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। बस इतना तो बता सकते हो ना कि मैनेजमेंट का पहला काम क्या होता है? प्लानिंग। और लास्ट काम क्या होता है? कंट्रोलिंग। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। सबसे पहले मैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग का डिफरेंस बताऊं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस बताता हूं और डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा, और एग्जांपल के साथ समझ लेना। नहीं तो मेरा मानना है ना कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का डिफरेंस नॉर्मली बच्चे समझ ही नहीं पाते। एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूं। नॉर्मली आप ना कभी कभार प्रोग्राम रूटीन बनाते होगे अपना, आप कब कितना देर पढ़ना है ना। कई बार आप गुस्सा हो जाते हैं और आपको लगता है कल से हम 8 घंटा पढ़ेंगे। टाइम सेट कर लेते हैं, क्लियर, टाइम सेट कर लेते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे। मैं यहां पे 2 in 1 काम कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई, मैनेजमेंट का पहला काम और लास्ट काम कंट्रोलिंग। आप कई बार रूटीन बनाते हैं ना कि हमें पढ़ना है, मान लो एग्जाम करीब है तो हमें 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, सपोज करते हैं। इनडायरेक्टली मैं यहां पर एक मैसेज भी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 2 in 1 काम कर रहा हूं मैं। बस इसी बात को समझ गए, पूरा प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपके पॉकेट में है, इंटायर मैनेजमेंट को आप समझ सकते हैं। बस इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए और 2 चीजें तो एटलीस्ट कंट्रोल आप पूरी तरह से उस पर कमांड कर लोगे। तो भाई आपने क्या रूटीन बनाया? मान लो आपने ऐसा रूटीन बनाया, आज आपने रूटीन बनाया कि कल से हमें कुछ इस तरह से पढ़ाई करनी है, जैसे कि सुबह उठेंगे 4 बजे। कुछ बच्चों को लग रहा है असंभव, और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यानी जो व्यक्ति इस चीज को संभव बना लेते हैं उनको लाइफ में मतलब सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्ली राइजर बनिए। मैंने बार बार कहा है कि 100% तो नहीं, कुछ अपवाद ऑलवेज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सक्सेस लोग हैं इस संसार के अंदर वो सभी अर्ली राइजर हैं। मैं बार बार बता चुका हूं। तो चलिए, आपने प्लानिंग किया, सॉरी आपने सोचा, मैंने गलती से प्लानिंग बोल दिया। आपने सोचा, कल से आपने सोचा कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 से 6 लगातार पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, कोई इधर उधर नहीं, उठेंगे, मुंह धोएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। 4 से 6 पढ़ने के बाद चलो थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह से फ्री होने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। फिर 1 घंटा लेंगे इसके लिए, और 7 बजे या चलो 7:30, 7:30 से फिर पढ़ेंगे 8:30, और उसके बाद क्लास के लिए चले जाएंगे। हो गया? कितना घंटा पढ़ लिया? 3 घंटा। चलिए 9 से 10 क्लास करेंगे, क्लास करने के बाद फिर घर आएंगे, इस बीच में नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर खाना पीना खा करके थोड़ा सा
आराम कर लेंगे, फिर 2 बजे उठेंगे और 2 से 3 पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। कितना पढ़ेंगे? 2 से 3 पढ़ेंगे। चलो 3 से शाम तक नहीं पढ़ेंगे, 7 से 9 पढ़ेंगे और बस 9 बजे पढ़ने के बाद सो जाएंगे। खाना पीना वगैरह खा के सो जाना है। फिर भाई जब तक आप 10 बजे सोओगे नहीं तो 4 बजे कहां उठ पाओगे? तो लेट नाइट पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर आप पढ़ते हैं सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर तो वो ज्यादा बेहतर होता है, लेट नाइट पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है। तो लेट नाइट की आदत को हटाइए और अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की आदत लगाइए। अब सुनिए, ये आपने सोचा कि हम ऐसे पढ़ेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। इसी वे में मैं बता रहा हूं। ये आपने रूटीन बना लिया, कितने घंटे का? 6 घंटे का। अब गौर करें, 4 से 6 कितना घंटा? अभी कितना घंटा हुआ? चलिए देखते हैं। 4 से 6 यहां पर हो गया 2 घंटा, फिर यहां पर 1 घंटा, यहां पर 1 घंटा और यहां पर 2 घंटा। ध्यान से सुनेंगे। 6 घंटे का आपने टाइम सेट कर लिया। ये जो आपने फ्यूचर के बारे में अभी सोचा ना, कल के बारे में आपने अभी तय कर लिया, इसी को प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग यही है, समझ रहे हो? अब गौर कीजिए, मैं आगे के स्लाइड्स पे आने से पहले इस बात को पहले समझा देता हूं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस क्या है। मतलब क्या है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में कब, मतलब कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जब ये प्रेजेंट में सोचते हैं ना, तो इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। समझ आई? प्लानिंग का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? प्लानिंग एक्चुअल में यही होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जब हम ये प्रेजेंट में सोचते हैं तो हम इसे प्लानिंग कहते हैं। डन? अब एक सवाल अगला क्या है, कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? अब देखिए, जब तक सिर्फ प्लानिंग करने से आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं होगे। कंट्रोलिंग का सेंस क्या है? अब नॉर्मली जब लोग ये प्लानिंग कर लेते हैं ना कि हमें इस तरह से पढ़ना है, लेकिन लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाता है। वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाता है। वो प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन आपको बता दें, चूंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए वो अपने प्लानिंग को सक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते अपने प्लानिंग में। अब अगर आपको अपने इस प्लानिंग को सफल बनाना है तो डेली रात में, ध्यान से सुनिए, आपने प्लानिंग कर लिया कल से हम ऐसे पढ़ेंगे। अब कल सुबह उठे, आपने पढ़ना स्टार्ट किया। चलो सुबह 4 बजे नहीं उठे, 4:30 उठे। ध्यान से सुनो, 4:30 उठ पाए, 6 बजे तक किसी तरह तुमने पढ़ लिया, पहला दिन था। फिर 7:30 से पढ़ना था, तुम 8 बजे पढ़ पाए, 8 बजे बैठ पाए, 8:30 बजे उठ गए क्योंकि क्लास भी जाना है। दोपहर में सोचे थे 2 बजे से पढ़ेंगे, 2 से 3 गायब हो गया और 7 से 9 पढ़ लिए, है ना? अब शाम में, रात में सोने से पहले, अब मैं आपको कंट्रोलिंग बता रहा हूं। कंट्रोलिंग क्या है? बस इतनी सी चीज है, प्रैक्टिकली समझो ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है। शाम में यानी रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले आप ये बैठ के चेक करो कि सुबह में, अब डेली लिखो कि तुमने आज कितना, 6 घंटे की प्लानिंग किया ना तुमने। प्लानिंग समझ में आ गया? प्लानिंग कितने घंटे के लिए किया और प्लानिंग क्या किया? अब ये भी तुमने प्लानिंग कर लिया कि 4 से 6 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। परफेक्ट प्लानिंग बताऊं तो 4 से 6 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, 7:30 से 8:30 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 से 3 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और 7 से 9 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपने तय कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग। समझ में बात? क्या 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 बोलते हैं? प्लानिंग। सभी स्टूडेंट बोला करिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी बोलिए, और अगर आप सामने बैठे तो पक्का बोलिए। किसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? बोलो, प्लानिंग। तो प्लानिंग का डिफरेंशिएशन क्या क्या हो गया? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये भी हो गया किसे करना है। ये सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। हम इससे जब फ्यूचर के बारे में अभी सोचते हैं ना इन सब बातों को, तो इसे ही क्या बोलते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ये तो हो गया प्लानिंग।
प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए क्या करना जरूरी है? कंट्रोलिंग। और इसी के बीच में जो डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, इसी के बीच में अल्टरनेटिवली प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, एक्चुअल में वही मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो अलग अलग कड़ी है और इसी के बीच में दूसरे फंक्शंस होते हैं। तो कंट्रोलिंग का सीधा सीधा बेस्ट एग्जांपल लीजिए कि रात में सोने से पहले ना तुम एक बार चेक करो कि 6 घंटे में तुमने कितना घंटा पढ़ा, उसको लिख लो। क्योंकि जब तक तुम कंट्रोलिंग नहीं करोगे ना, तुम गलत फहमी में रहोगे, तुम्हें फीलिंग आएगी नहीं कि एग्जैक्टली तुम कितना घंटा पढ़ रहे हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई स्टूडेंट 3 साल तक एवरेज 4 घंटे की पढ़ाई कर ले, 4 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर ले, सिर्फ 4 आवर्स, 3 साल, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसको यूपीएससी अधिकारी होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट नॉर्मली यही चीज मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम। वो 4 घंटा मतलब 4 घंटा होना चाहिए। कोई त्योहार है तो भी 4 घंटा पढ़ लो। और मैं कह रहा हूं 4 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी मत पढ़ो 3 सालों तक। 4 घंटे पढ़ो और बाकी के 20 घंटे एंजॉय करो। बट वो जो 4 घंटा है ना, अगर आपके घर में किसी की शादी भी है ना, तो शादी वाले दिन भी आप अपने 4 घंटे की पढ़ाई जरूर करो। मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट थे ना, शी चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, उसके ब्रदर की शादी थी। जिस दिन शादी थी, हाथ में मेहंदी लगाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है ना मेहंदी लगाना, हाथ में उसके मेहंदी लगा। तो शादी उसके ब्रदर की थी, लेकिन फैमिली के मेंबर्स में मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, मेहंदी लगाकर वो क्लास आ गई थी। तो उसी दिन मैंने समझ लिया था कि इसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं, घर में शादी थी 15 दिन के बाद आते हैं। नहीं, अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आप शादी भी इंजॉय करो यार। 4 घंटे पढ़ो, 20 घंटे इंजॉय करो ना, कहां कोई मना कर रहा है। जो समझ में आता है वो करो। अब जो का मतलब कुछ नेगेटिव मत समझ लीजिए। आपके दायरे में रहकर जो आपकी हॉबीज हैं, जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो करो। 4 घंटे पढ़ो, बस ये प्लानिंग कर लो कि इस 4 घंटे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक कि अगर तुम्हारी खुद की शादी है ना, तो भी 4 घंटे पढ़ लो, सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, ये जिसने मेंटेन कर लिया उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, तो आपने कितने घंटे की प्लानिंग करी थी? 6 घंटे की। क्या किया था आपने? प्लानिंग किया था। मतलब प्लानिंग का डिफिनेशन क्या हुआ? फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब आप प्रेजेंट में तय करते हैं, आज तय करते हैं, तो इसी को प्लानिंग कहते हैं। कुल मिलाकर और आसान भाषा में समझें तो भविष्य के बारे में सोचना प्लानिंग कहलाता है। अब कंट्रोलिंग, फिर अब मैं एंड कर रहा हूं। अंत में अब डेली जब सो तो आप चेक कर लो कि भैया आज हमने कितना घंटा पढ़ा, पढ़ाई कितने घंटा किया हमने, और जहां पे नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ध्यान से सुनो, जो हमने नहीं पढ़ा, सपोज हमें उठना था 4 बजे, हम 4:30 बजे क्यों उठे? सिर्फ ये सोच लेना कंट्रोलिंग नहीं है। तो रात में पहले ये देखो कि हमने प्लानिंग क्या किया था और अभी हमने कितना देर पढ़ाई किया आज। और जितनी देर आप जब भी पढ़ते हो उसको लिख लो। तो आपकी प्लानिंग थी सुबह 4 बजे उठने की, आप उठे 4:30 बजे, तो डेविएशन पता करो, है ना। एक्चुअल परफॉर्मेंस लो, आपने प्लानिंग क्या किया, फिर अब आइए एक्चुअल परफॉर्मेंस पता कीजिए कि आपने एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस किया। अब एक्चुअल में आपने तो भैया सुबह 4:30 उठे, आधा घंटा गायब हो गया, तो डेविएशन कितने का आ गया? आधा घंटा का। क्यों आया? अब इसका करेक्टिव एक्शन लीजिए। अब इससे करेक्टिव मेजर्स की ओर आई है। आप ये पता करिए कि इसका उपाय क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए क्योंकि आपने अलार्म नहीं लगाया था, ऐसा तो नहीं कि आप देर से ही सोए थे इसलिए नहीं उठ पाए। तो अब उसको सुधार के लिए लग जाइए ताकि आप फिर नेक्स्ट डे से एज इट इज 4 बजे उठकर पढ़ पाए। तो गौर कीजिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग समझ में आया। ये सारे उपाय करना, इसके बारे में जानना कि डिफरेंस कहां पर आया, डेविएशन कहां पर आया, और उसके बारे में फिर से काम करने लग जाना, एक्चुअल में इसे ही क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग समझ में आया? आ गया क्या? समझ में आया नहीं आया? कंट्रोलिंग क्या है?
हमें जांचना कि क्या हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इसकी जांच करना क्या है, बोलो, कंट्रोलिंग है। तो समझिए, आप समझिए, प्लानिंग किसे कहते हैं? फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। जब हम प्रेजेंट में सोचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और कंट्रोलिंग किसे कहते हैं? जब हम ये चेक करते हैं कि जो हमने प्लानिंग किया था क्या उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट एक्शन लेना, इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। तो इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बड़ा मतलब क्लोज रिलेशन होता है क्या? यस या नो? चलिए, एक टॉपिक समझ में आ गया, और सिर्फ एक टॉपिक नहीं, लगभग सारे टॉपिक आप समझ गए हो। तो हम अभी मैनेजमेंट का क्या फंक्शन पर हैं, बोलो? पहला क्या है? प्लानिंग। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन और लास्ट फंक्शन, और टोटल फंक्शन हमने कितना बताया? 5। तो पहला क्या हो गया? प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग। और पांचवा, अब बीच में जो है ना ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्या होता है वो बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब आइए हम स्लाइड्स के अकॉर्डिंग बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब सारी चीजें आप इजीली समझोगे। अब आप अपने आप, जो भी बच्चे पेशेंस रखकर अब तक के चीजों को ध्यान से समझ रहे हैं ना, उनके लिए अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग कोई नई बात नहीं रह जाएगी। वो ऑलवेज किसी भी कीमत पे लिख ही देंगे, उनको रटने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है कि बस वो एग्जाम्पल याद रखो, और आप निश्चित तौर पर उन चीजों को, जब मैं एक बात बताऊं, जब भी किसी चीज को याद रखना है, पूरे बीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, तो हर बात के साथ मैं खास बात बताऊं अपने लेक्चर का, हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं आपको आपसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देता हूं। वो एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो हो ही नहीं सकता कि वो कंसेप्ट आप भूल जाए। तो याद हो गया प्लानिंग और कंट्रोलिंग, वो याद रखना रूटीन को लेकर। और मैं आपको बताऊं, आपको इसी तरह के कुछ रूटीन बना लेने चाहिए अगर आप अपने एग्जाम में बेहतरीन करना चाहते हो, इवन पूरी जिंदगी में बेहतर करना चाहते हो। तो अब आइए पॉइंट वाइज डिस्कशन करें। यहां पे लिखा हुआ है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु शुड डू इट। अल्टरनेटिवली बात वही है जो मैंने आपको बताया। तो क्या देखिए, योजना पहले से तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसे करना है, यह भी तय कर लेता है। क्योंकि रूटीन तो आप बनाए हो अपने लिए, तो आप खुद ही करोगे, लेकिन प्लानिंग का यही सेंस होता है कि पहले से सारी चीजें तय कर लो। क्लियर हो गया डिफिनेशन? एनी प्रॉब्लम यू हैव? अब आइए यहां पर देखते हैं गुड प्लान। अब एक अच्छा प्लान किसे कहेंगे? यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्लानिंग, किस प्लानिंग को अच्छा प्लानिंग कहेंगे? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। आपने सोचा कि छुट्टी के बाद, एग्जाम के बाद घूमने जाना है। ध्यान से सुनेगा, यहां पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा है। आपने सोचा कि इस एग्जाम को, 12th एग्जाम को देने के बाद हमें घूमने जाना है, कहीं आउट ऑफ स्टेट कहीं जाना है। आपने कुछ पॉइंट्स, यानी कुछ स्पॉट को आपने चूज किया। सपोज दार्जिलिंग जाना है, आगरा जाना है, और तीसरा, मान लो एक तीसरा साउथ में जाना है। कहाँ कहाँ जाना है? दार्जिलिंग, आगरा और साउथ में किसी शहर में जाना है। 3 प्लानिंग आपने किया, मतलब अपने प्लानिंग में 3 चीजों को लिया। प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है सीधे सोच लिया और इसको प्लानिंग कह देंगे, जैसे कि आपने सोच लिया हमें यूपीएससी निकाल देना, ये मेरी प्लानिंग है। ऐसे नहीं होता है। आपकी एक्टिविटी भी यूपीएससी निकालने वाली होनी चाहिए। 12th का एग्जाम का ठिकाना नहीं लग रहा है कि आप पास करोगे नहीं करोगे अगर, और आप यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हो, तो ये गलत बात है। प्लानिंग के पीछे और भी चीजें छुपी होती है, वो एक एक करके सारी बातों को हम लोग अभी समझने वाले हैं। हम अभी ये डिस्कशन करें कि एक अच्छा प्लान किसे कहेंगे, गुड प्लान क्या है, किस तरह के प्लान को अच्छा प्लान कहेंगे आप। कुछ भी सोच लेने को प्लानिंग नहीं कहते हैं। अब एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं सोच रहा हूं कि कल 2 करोड़ की एक कार खरीदी लो, क्या ये प्लानिंग हो गई?
ये बेवकूफी है। आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है मालूम है? स्टेप वाइज आगे बढ़ने के बारे में हो सकती है, पॉसिबल चीजों के लिए प्लानिंग होती है। अभी आपके पास 1 रुपए भी नहीं है और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हम करेंगे अभी से लेके कल तक में, सुबह तक में, कि 2 करोड़ की कार खरीद लेंगे। इट्स नॉट प्लानिंग। इसको बोल सकते हैं ख्याली पुलाव। आप ये प्लानिंग जरूर कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि अभी हम मेहनत से पढ़ेंगे, 12th में टॉप आएंगे, फिर ग्रेजुएशन बेहतरीन ढंग से करके यूनिवर्सिटी टॉप आएंगे, फिर यूपीएससी क्वालिफाई कर देंगे, है ना, या फिर बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करके एमबीए करेंगे, कैट क्वालिफाई कर लेंगे, एक ऐसी कंपनी में जाएंगे जहां पर पैकेज ही 3 करोड़ रुपए का होगा, तो आराम से 2 करोड़ की कार खरीद लोगे यार। समझ रहे हो प्लानिंग किसे कहते हैं? तो प्लानिंग कुछ भी सोच लेने का नाम नहीं है। प्लानिंग थोड़ा सा साइंटिफिक होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये प्लानिंग है। अननेसेसरी की बातों को प्लानिंग नहीं कहते हैं। और उसमें से भी अच्छी प्लानिंग क्या है? तो मैंने आपको कहा कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो और अब घूमने सिर्फ यहीं चला जाऊंगा क्योंकि वो कहीं गया था, तो इसको प्लानिंग नहीं कहते हैं। एक अच्छी प्लानिंग का मतलब समझिए कि पहले हम क्या करेंगे ना, कि एक स्पष्ट एक बात क्लियर कर लेंगे कि भैया हमें क्या करना है। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है ना, सिंपल होना चाहिए। आपकी प्लानिंग में सिंपलिसिटी होनी चाहिए। प्लानिंग कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एक सिंपल वे में आप तय कीजिए कि भाई आपकी जो भी प्लानिंग हो सिंपल हो, ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स ना हो, घुमावदार बातें नहीं हो, क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर कट बातें होनी चाहिए। जैसे देखो, सिंपल और क्लियर का डिफरेंस समझाओ। आप पहले तो ये सोच रहे हो कि पता नहीं, हम सोच रहे हैं कहीं घूमने जाएं कि ना जाएं, अगर मन हुआ तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं भी जाएंगे। कुछ भी क्लियर नहीं है यार आपका। प्लानिंग का क्या सेंस है ना, कि आप एक तो सिंपल बात कीजिए और क्लियर कट बात कीजिए। मतलब ये करना है तो करना है। जैसे कोई स्टूडेंट प्लानिंग कर रहा है कि यूपीएससी में हमें क्या है, यूपीएससी कर लेंगे या बिजनेस कर लेंगे, यूपीएससी कर लेंगे या, भाई आपकी प्लानिंग में ही गड़बड़ी है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले क्लियर कर लो, गलत बात नहीं है ये। आपको यूपीएससी में जाना है पहले क्लियर कर लो, आपको जुडिशरी सिस्टम में जाना है पहले क्लियर कर लो। आप अपना फोकस एकदम स्पष्ट रखिए। गुड प्लानिंग तभी हो गई, वरना आप ये सोच रहे हैं चाहे तो ये कर लेंगे या ये कर लेंगे, इसको बेहतरीन प्लानिंग नहीं कहेंगे। और जब तक प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है, आपके सक्सेस के चांस काफी कम हो जाएंगे। एम आई राइट? तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग बिल्कुल सिंपल हो और क्लियर हो और कंप्रीहेंसिव हो, व्यापक हो। व्यापक का सेंस ये हो कि इसका थोड़ा सा थिंक ब्रॉड हो, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना ना हो, और फ्लेक्सिबल हो। ये चीजें और समझ में आएगा आगे। फ्लेक्सिबल हो मतलब ये, फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है मालूम है? आवश्यकता पड़ने पर आप अपने प्लानिंग में बदलाव भी ला सकें। इसमें रिजिडनेस नहीं होने चाहिए। देखो प्लानिंग का एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें रिजिडनेस होता है। जैसे हमने तय कर लिया, जैसे हमने सारी चीजों को चेंज करने के बाद आगे एक टॉपिक देखेंगे कि हमने डिसाइड किया, गौर करो, हमने डिसाइड किया कि दार्जिलिंग चलना चाहिए घूमने। कहां जाना चाहिए? अब मैं एक बात बताऊं, ये अभी बरसात का टाइम है, सपोज अभी आपको दार्जिलिंग जाना है। चलो अभी बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। अभी आपको दिल्ली घूमने जाने का प्लानिंग था, अभी आपकी प्लानिंग थी दिल्ली जाने की। गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी आपकी प्लानिंग क्या थी? दिल्ली की आज की आपकी फ्लाइट थी। और आप कह रहे हो हमने तो भैया प्लानिंग कर रखा है, हम तो दिल्ली जाके ही मानेंगे, क्योंकि भैया हम तो वचन दे रखे हैं अपने आप को। और आपको मालूम है दिल्ली में अभी बाढ़ आया हुआ है, 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, फिर भी आप दिल्ली ही जाओगे, ये अच्छी बात है क्या? नहीं। तो आपकी प्लानिंग ऐसी हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, आवश्यकता पड़ने पर इसमें अगर कारण परफेक्ट हो तो आप इसमें बदलाव भी कर सकें, तभी ये प्लानिंग अच्छी प्लानिंग है। मतलब आपको एक ऑप्शन रखना चाहिए पहले से कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऑलवेज ऑप्शन ही रखते हैं। ऑलवेज ऑप्शन नहीं रखना है। अच्छा ये देखते हैं, ये एग्जाम देके नहीं होगा तो ये कर लेंगे, अच्छा वो भी नहीं होगा तो ये कर लेंगे, जी नहीं। पहले तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम अपने प्लानिंग को सक्सेस बनाएं एज इट इज।
लेकिन अगर कारण कोई परफेक्ट हो, अब हमें लग रहा है कि इस बात को सक्सेस बनाने के लिए नुकसान ज्यादा और फायदा कम है, तो हमें अपने प्लानिंग में बदलाव भी ले आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अभी दिल्ली जाने की प्लानिंग अगर आपकी थी इन दिनों, तो आपको इससे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हर तरफ बार है, आप वहां जाकर भी कुछ घूम नहीं पाओगे, परेशानी उठाओगे। इसी के बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्लानिंग में। एंड लास्ट में है क्या, इकोनॉमिकल, किफायती भी होना चाहिए। आपको ये भी चेक करना चाहिए, आपको ये जी भी जरूर चेक करना चाहिए कि अगर आप जहां भी घूमने जा रहे हो उसमें देखो ना यार कि कम पैसे में ज्यादा काम कहां पर हो रहा है। अब आप कुछ भी खर्च कर दोगे, किफायती बात को समझते ही नहीं हो, तो भी एक अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो हमें किसी भी काम को करने से पहले यह देखना चाहिए कि इकोनॉमिकल कौन सा रहेगा, किफायती कौन सा रहेगा। अगर किफायती नहीं है तो इसका मतलब प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है। तो 5 चीजें बताओ गुड प्लान के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या बोलो? सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये एक अच्छे प्लान का लक्षण है। आप टूर वाली बात याद रखोगे, आपको चीजें याद आ जाएगी। अरे याद आएगी? चलिए मैं अगर स्लाइड चेंज करूं तो भी आप बोल दोगे, मुझे पूरा यकीन है। चलो पिछले स्लाइड्स की बात करें तो गुड प्लान किसे कहेंगे? गुड प्लान किसे कहेंगे? क्या होना चाहिए? वो सिंपल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल के साथ साथ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद फ्लेक्सिबल, मतलब आवश्यकता पड़े तो हम बदल भी लें। उसके बाद लास्ट में क्या? इकोनॉमिकल, किफायती होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स अभी तक के लेक्चर में पढ़ लिया है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्लियर कर लिया हमने। क्या? जैसे मैं रिपीट करता हूं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसे प्लानिंग कहता है। लेकिन जैसा हमने प्लानिंग किया था उसको हम सक्सेसफुली काम कर पा रहे नहीं, इसकी जांच करना क्या कहते हैं। और अगर जांच के बाद जरूरत है तो इसके करेक्टिव एक्शन लेना, ये कंट्रोलिंग का ही पार्ट है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया प्लानिंग का डिफिनेशन क्या है, एज इट इज। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये सारी चीजें क्या होती है? प्लानिंग। तो जब तक फ्यूचर के बारे में जब प्रेजेंट में सोचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? बोलो, प्लानिंग कहते हैं। अब आइए, गुड प्लान किसे कहते हैं? इसमें 5 चीजें होनी चाहिए, मतलब और भी चीजें हो सकती है। 5 को आप याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्या क्या? सिंपल, और उसके बाद सिंपल, क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद फ्लेक्सिबल, इकोनॉमिकल। डन? समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। देखिए, स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था वो यही पार्ट है। स्टेप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है कि प्लानिंग के स्टेप्स बताएं या इसके क्या बताएं, प्रोसेस बताएं। मतलब स्टेप या प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना, प्रोसेस का मतलब कि पहले क्या करोगे। तो प्लानिंग करने के तरीके को अभी आप लोग सीख रहे हैं कि प्लानिंग कैसे करते हैं। अब स्टेप का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, किसी भी काम को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मतलब प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो आपके सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कपड़ा धोना है तो सबसे पहले क्या करो, उसमें साबुन लगा दो। साबुन का छोटा छोटा कण करके कपड़े पे डाल के उसको धूप में सुखा दो। 1 आध घंटा धूप में सुखाने के बाद फिर उसको पानी में भिगो। ये समझ, ये सब नहीं होता है? नहीं। तो कपड़ा धोने का सही स्टेप क्या है? पहले स्टेप या प्रोसेस समझ में आएगा ना, देन प्लानिंग समझ में आएगा। सीधे टॉपिक पे बात तो कर रहे हैं लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो पहले स्टेप या प्रोसेस किसे कहते हैं, पहले ये समझो। तो कपड़ा धोने का स्टेप या प्रोसेस क्या है भाई? इसको पहले कहां पे भिगो? पानी में भिगो। अगर हो सके तो इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालकर इसको छोड़ दो। उसके बाद अगर मान लो वॉशिंग मशीन तुम यूज नहीं कर रहे हो तो उसके बाद कुछ देर छोड़ने के बाद फिर इसको 2-4 बार उसको पटको। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो 10-20 बार उसको पटको। उसके कलर वलर अगर कोई शर्ट है तो उसे साफ करो। उसके बाद फिर उसको क्या करो, साफ पानी से धो और फिर उसको धूप में डायरेक्टली किसी कपड़े को मत सुखाओ, उसकी चमक खराब होगी। फिर उसको थोड़ा सा ठंडे एरिया में सुखा दो
और फिर सूखने के बाद उसको आयरन करो। ये रहा पूरा कपड़ा धोने का पूरा प्रोसेस, मतलब फिर से उसको रिन्यू करके उसको पहनने का प्रोसेस। ये तो मालूम है ना। उसी तरह से प्लानिंग के भी कुछ प्रोसेस हैं या स्टेप्स हैं। स्टेप वाइज अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है? फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मैं यहां पर एक अलग एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मैं पब्लिकली एक बात को बोल रहा हूं, मेरा मानना है आज के दौर में कि जो हालत सीएस के हैं, तो मैं बच्चों को कुछ फील्ड में जाने से आज के दौर में मना करता हूं। क्या कहा? सीए, बैंकिंग सेक्टर। क्यों, किस बिहाफ पर ये बातें कर रहा हूं मैं? मेरा एक मानना है कि एक स्टूडेंट जितने अच्छे से, जितना मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है ना, अगर वो सेम मेहनत किसी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए कर ले तो वहां का एक अधिकारी बन सकता है, एसडीएम लेवल, डीएसपी लेवल तक इजीली जा सकता है। मतलब कि एक सीए को सीए बनने के लिए जितना मेहनत करना है, उससे कम मेहनत पर वो व्यक्ति डीएसपी और एसडीएम जैसे पद को ले सकता है। और उसे थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर दे तो वो डीएम और एसपी बन सकता है। और सीए बनने के बाद स्ट्रगल बच ही जाता है। मैं हजार सैकड़ों एग्जाम्पल में देख रहा हूं, अपने फ्रेंड से लेकर अपने स्टूडेंट तक के बीच को देख रहा हूं। सीए हो गया है और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं किस यहां पर ये बातें कर रहा हूं? हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने एनालिसिस किया। तो मैं अभी सलाह ये देता हूं कि भैया अभी जो आप अपना अगर प्लानिंग कर रहे हो किसी एक एरिया के बारे में, तो इन सारी बातों को सोचिए। कई बार कॉमर्स के बच्चे सीधे सोचते हैं हमें सीए बनना है, सीधा। 90% बच्चे जब 11th में आते हैं, कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं, तो 90% बच्चे एक ही बात सोचते हैं, वो पता है क्या? कि हमें सीए बनना है। उनको ये फीलिंग आती है अंदर से कि अगर सीए ना बने तो कॉमर्स क्यों लिए। उनकी फीलिंग ये आती है। अबे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसने कह दिया तुम्हें कि कॉमर्स इसलिए सिर्फ पढ़ना है क्योंकि सीए बनना है? और या सीए दुनिया का सबसे मतलब एक अलग टाइप का ये व्यक्ति होता है? ऐसा कुछ नहीं है। सीए के लिए मुझे मेरे दिल में पूरा सम्मान है। मैं खुद इस फील्ड का व्यक्ति हूं। 2 स्टेप मैंने ऑलरेडी इसको क्वालिफाई किया हुआ है। मुझे पता है सीए बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। हमने तीसरा स्टेप कभी दिया ही नहीं, फाइनल कभी मैंने एग्जाम दिया ही नहीं। मुझे पता है, पूरा सम्मान है। मुझे इसलिए उससे गुस्सा भी है कि जितनी मेहनत करना, जितने मेहनत की जरूरत है ना एक व्यक्ति को सीए बनने के लिए, उसको सीए बनने के बाद उसका वो प्रतिफल नहीं मिलता है। कहने का सेंस क्या है? कि आप सीधे ही प्लानिंग मत कर लो कि हमें सीए ही बनना है। मैं हर एग्जाम्पल के साथ 2 in 1 बातें कर रहा हूं। टॉपिक समझने के साथ साथ मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूं। तो सीधे ही मत सोच लो कॉमर्स लिया तो सीए बनना है। बहुत सारे बच्चे रिजिड होते हैं। कईयों को तो मैं बार बार समझाता हूं, लेकिन उनके अंदर रिजिडनेस है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो। उनको लगता है पता नहीं किसी पड़ोसी को देख लिया होगा, किसी से सुन लिया होगा, है ना। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, कौन से यूनिवर्सिटी से सीए कर रहे हो, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें होती है। इग्नोरेंस है। सीधे सीधे बच्चे ये ना सोचे कि हमें सीए करना है। तुम एक काम करो ना, सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्टिव तय करो और उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो। जैसे तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव है, तुमने एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया। देखो, फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान दीजिए। प्लानिंग का पहला स्टेप, तुम अपने ऑब्जेक्टिव को तय करो। तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमें टॉप लेवल पढ़ाई करनी है, मतलब गैजेटेड रैंक पे जाना है, टॉप लेवल की पढ़ाई करनी है। जैसे कि देखो, टॉप लेवल आपका एक ऑब्जेक्टिव तय हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्या तय हो गया? फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है? कि तुम्हें टॉप लेवल पढ़ाई करनी है। अब टॉप लेवल में बहुत सारी चीजें हैं। तुम यूपीएससी के एरिया में जा सकते हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हो, और तुम एमबीए करके मतलब कैट वगैरह निकाल कर तुम आईएम वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। मान लो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास है, ध्यान से सुनिए। एक यूपीएससी, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तीसरा कैट क्वालिफाई करके हमें कहां जाना है? आईएम से एमबीए करना है। 3 ऑप्शन आपके पास है। अब इस तीनों में कहां पे जाएं, इसके लिए डेटा कलेक्ट करो। दूसरा स्टेप करो डेटा कलेक्ट। क्या चांसेस है, कहां पे सक्सेस का क्या रेशियो है, कहां पर मेहनत का कितना प्रतिफल मिलता है।
तो अगर मैं अभी डेटा कलेक्ट करके मैं आपको बताऊं तो सबसे बुरे हालत इस तीनों में किसके हैं? सीए के। अगर आप अगर आप निश्चित तौर पर यूपीएससी क्वालिफाई कर ले तो तुमने तो खानदान का ही नक्शा बदल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड रैंक दूंगा तो किसको? कैट क्वालिफाई करो, कम मेहनत में ज्यादा बड़ी सैलरी मिलेगी, ज्यादा बड़ा पैकेज मिलेगा और तुम ज्यादा बेहतरीन कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तो यहां पर अगली बात क्या हुई कि आपने फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव किया। अब आप डेटा कलेक्ट करो, है ना, कि कहां पर कौन सा कोर्स करना चाहिए। डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या बोलो? एनालिसिस करो डेटा का, जो ही कर रहे हैं ना भी एनालिसिस। डेटा कलेक्ट करो, कितने बच्चे ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे का क्या सैलरी है ना, कौन ज्यादा कमा रहा है, सक्सेस का रेशियो क्या है, ये सारी चीजें कलेक्ट करो। पहले तीनों एरिया का डेटा कलेक्ट कर लिए। अब बैठकर एनालिसिस करो। एनालिसिस कर लिए तो तुमने फाइनली डिसीजन लिया, मान लेते हैं कि तुमने डिसीजन ले लिया कि चलो हमें कैट की ओर मूव करना है, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए में जाना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं? प्लानिंग करने के स्टेप्स बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या किया आपने? डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या किया आपने? एनालिसिस किया। एनालिसिस करके मान लीजिए तुमने तय कर लिया कि कहां पर करना है, हमें अभी कहां जाना है? कैट। अब यहां पर सिर्फ इस पे ये रिजिड नहीं रहना है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स की ओर आना है। सिलेक्शन ऑफ मतलब विकल्प का भी चयन करके रखिए। फिर मैंने आपको कहा था ना कि रिजिडनेस नहीं लाइए। जैसे कि अगर आप दिल्ली किसी वजह से नहीं जा सके तो और कहां जा सकते हैं? इसी को बोलता विकल्प का, अल्टरनेटिव का चुनाव करना। तो बाय द वे कभी अगर ऐसा हो गया किसी भी कारण से, अगर आप कैट की ओर मूव नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं? तो चलो हम सोच रहे थे यूपीएससी की ओर जाना है, इसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव्स का भी सिलेक्शन कर लीजिए। और लास्ट में लिमिटेशन को स्टडी कीजिए। प्लानिंग मतलब लिमिटेशन, स्टडी ऑफ लिमिटेशन का मतलब समझ जाता हो, समझ रहे हो? उसकी कमियों को देखिए। एक बात बता दें, हर अच्छी चीजों के अंदर भी कुछ कमी पाई जाती है। पढ़ाई की भी कुछ कमियां हैं, मैं गिनाऊं आपको पढ़ाई की कमी। लेकिन पढ़ाई में जितनी कमी है, मान लो पूरे बोर्ड पे अच्छाई है और इतनी सी कमी है, तो इसके लिए आप इसको कमी नहीं कहेंगे। पढ़ाई की कमी में से क्या कमी है भाई? कभी कभार पढ़ाई की वजह से लोगों का दिमागी हालत भी खराब हो जाता है। जहां पे यूपीएससी वगैरह की तैयारियां होती है, देखना आगे आसपास कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि ये ने पूरा ही अटेम्प्ट दिया, नहीं सक्सेस हो गया, हो पाया, तो ये बेचारा पागल हो गया। ये पढ़ाई की कमी है, नहीं पढ़ रहा होता तो पागल होता ही नहीं। अब आप ये मत कहना हाँ सर हम भी इसलिए सोच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 12th के बाद छोड़ छाड़ के ख़त्म करना है कहानी, पिताजी की दुकान है उस सब में लग जाना है। किसी ने पूछा क्या है, तो अरे पगला भी जाता है ना आदमी इसमें एक्चुअल में। अबे एक छोटी सी बात को बहाना मत बनाओ, इतना बड़ा इसका फायदा है, इसमें ये छोटा सा नुकसान है, इतना सा नुकसान। तो हर एरिया के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उस लिमिटेशन को स्टडी कीजिए। समझ रहे हो? तो ये स्टेप, 5 स्टेप। पहला बोलिए, अब मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के साथ बात समझ में आ रही है क्या? पहला स्टेप बताइए फटाफट। पहले ऑब्जेक्टिव तय करो, उसके बाद क्या करो? उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो, सीधे ही मत कर लो। अब बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? कोई डेटा नहीं है उनके पास, नहीं उन्होंने एनालिसिस किया आज तक, कोई अल्टरनेटिव्स दिमाग में नहीं है, कोई लिमिटेशन उनको पता नहीं है। सीधे सीधे क्या सोच लेते हैं, कॉमर्स लिया तो सीए करेंगे। ये अच्छी प्लानिंग कहोगे क्या? मैं ये नहीं करो, सीए करो ही मत, सारी चीजें समझ लो। सीए फील्ड भी पता किन लोगों के लिए अच्छा है? जिसके घर में ऑलरेडी मान लो उसके मदर फादर या कोई और ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी सीए हैं, उनके क्लाइंट्स बहुत हैं, ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा आसान काम है। कई बार बच्चों को लगता है सीए बनते ही हमें कोई हवाई जहाज से रिसीव करने आएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा,
है ना, 10-20 बॉडीगार्ड्स मिल जाएंगे, 2-4 लग्जरी कार आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिर जीरो लेवल से मेहनत करनी होगी। ऐसा भी नहीं कि लाखों की सैलरी आपकी तय हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? हाँ, इसी में थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा दो, मैं यही कर रहा हूं, प्लस माइनस बता रहा हूं, डेटा को एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, लिमिटेशंस बता रहा हूं मैं अभी आपको, प्लस माइनस करके दिखा रहा हूं। हाँ, ये भी तय है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, वो अपना लेवल ऑलवेज मेंटेन करके रख सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं इससे थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर दें तो हम यूपीएससी क्यों ना क्वालिफाई कर लें यार। पहले दिन से बॉडीगार्ड, कार, बंगला, नौकर चाकर की गारंटी है, लेकिन वहां पे गारंटी नहीं है। तो ये प्लस और माइनस है। फिर एक और चीज है ना, लिमिटेशंस। हमें अल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए इसका क्या प्लस है, उसका क्या माइनस है, उसका माइनस क्या है तो इसका प्लस क्या है। चलिए आइए, अब अगर आप यूपीएससी अधिकारी है ना तो आप इंप्लॉई हैं, याद रखिए, आपका इंप्लॉयर आपका गवर्नमेंट है। आपको कभी भी यहां से उठाकर वहां भेजा जा सकता है। आप अभी दरभंगा में हो, दिल्ली में हो, आपको कहीं और भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, खुद की ऑफिस है, आप ही तय करोगे आपका ऑफिस कहां पे होगा, ये इसका प्लस है। तो ये सारी चीजों को तय करने के बाद हमें एक पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल से प्लानिंग का सही मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी उपयोगी साबित होगा। मैंने सिर्फ एक टॉपिक नहीं आपको ये नहीं पढ़ाया, बल्कि मैंने आपको ये भी दिशा दिया है कि आप अपनी जिंदगी में प्लानिंग कैसे करोगे। क्लियर? तो पहला जल्दी बताइए, टॉपिक खत्म करेंगे आप, जल्दी बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, पांचवा स्टडिंग लिमिटेशन। अब आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब ये बात आप सीख गए हैं, इसमें ज्यादा आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। टू अचीव गोल, अगर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके उद्देश्य है, किसी भी काम को अगर देखो किसी भी एरिया में सक्सेस होना चाहते हैं तो प्लान्ड वे में काम करो। आज से और अभी से ऐसा करके देखो। तुम सभी स्टूडेंट्स आज जाकर लिख लो कि तुम्हें कल से कैसे पढ़ना है। पहले अपना एक गोल तय करो कि हमें टॉप आना है। ध्यान से सुनो, क्या तय कर लो, तुम सोच लो कि तुम्हें टॉप ही आना है। भाई हमने 1 to 10 आना है बिहार स्टेट लेवल पे, या किसी भी स्टेट लेवल पे हमें टॉप 10 में आना है। चलो सेट कर लो अपने दिमाग में कि हमें टॉप 10 में आना है। अब उसमें टॉप 10 में आने के लिए हमें 6 घंटा अभी से पढ़ लो ना, तुम टॉप आ जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। 6 आवर्स सेल्फ स्टडी मैक्सिमम, उससे ज्यादा भी मत पढ़ना। फिर अब उसका जो मैंने आपको बताया ना, ये रूटीन बना लो, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे। और कंट्रोलिंग मैंने समझा ही दिया है, और रात में डेली सोने से पहले कंट्रोल करो, लिखो। तो अगर इस वे में काम करोगे तो सक्सेस मिलेगा ना, हाँ या ना? तो यही है यार उद्देश्य, यही है इंपोर्टेंस कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। मतलब जो हमारे संसाधन है, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे पास साधन है, हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ तो सभी सकते हैं, लेकिन सभी पढ़ते नहीं है, इसका मतलब जो आपके पास रिसोर्स है उसका सही यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही काम जब प्लानिंग के साथ करोगे और टाइम टू टाइम कंट्रोल करते रहोगे ना, तो तुम अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे। इस दुनिया के में मान के चलो संसाधन सभी के पास है, कोई ज्यादा यूटिलाइज करता है और कोई कम करता है, कोई करता ही नहीं है। उसके बाद आइए कोऑर्डिनेशन। ये मैं कोऑर्डिनेशन एक अलग टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय बनाना होता है, दो लोग या दो सिस्टम के बीच समन्वय बन पाएगा, मतलब एक सिस्टम के साथ आप काम कर पाओगे। ये किसका है? प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से होगा लिमिटेशंस। मैंने आपको बताया प्लानिंग का, प्लानिंग के लिमिटेशन क्या है? ये रिजिडनेस पैदा करता है। प्लानिंग का क्या है? प्लानिंग का लिमिटेशन बताओ क्या है? ये रिजिडनेस बनाता है। मतलब हमने प्लानिंग कर लिया कि ये करना है तो फिर यही करना है, चाहे जो हो जाए यही करना है, तो ये बात भी सही नहीं है। इसलिए प्लानिंग को बेहतर बनाना तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखे। ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है,
इसका एक रीजन क्या है? क्रिएटिविटी को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि हमने एक बार सोच लिया कि ये करना है तो पूरा दिमाग हमारा इसी पे रहता है कि ये करना है। जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमें ऑफलाइन क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कलेक्ट कर लेना है, अब इस चक्कर में हम ऑनलाइन को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका इंपोर्टेंस और बढ़ने वाला है और लगातार ये बढ़ रहा है। तो हमारी प्लानिंग थी ऑफलाइन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी क्या ताकि हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकें, हम यूट्यूब पे अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें, मैक्सिमम सब्सक्राइबर बढ़ाकर हम भी यूट्यूब से अर्निंग कर सकें, ऑनलाइन कोर्स बेच सकें। ये हमारे अंदर कब आएगा? जब हमने प्लानिंग इस एरिया का नहीं किया होगा, जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अब हमें वक्त के अनुसार लग रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आना जरूरी है, तो हमें आ जाना चाहिए, हमारे उस प्लानिंग को बदल लेना चाहिए। क्लियर? तो ये क्रिएटिविटी को कई बार घटा देता है और ये कॉस्ट भी बढ़ाता है। इसका मतलब ये ना कि जैसे देखो प्लानिंग जैसे ही करोगे तो प्लानिंग करने के लिए तुम बैठोगे, इसमें तुम जैसे ही स्टेप वाइज काम करोगे तो इसमें कॉस्ट भी आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट बढ़ाना। और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और इसका लास्ट डेफिनेशन समझ लो। प्लानिंग सेट्स द गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग इंश्योर्स देयर अकम्प्लिशमेंट। नियोजन संगठन के लिए लक्ष्य तय करता है और नियंत्रण उसको संभव बनाता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं ना। प्लानिंग हम लक्ष्य तय करते हैं और कंट्रोलिंग में उसको संभव बनाने के बारे में सोचते हैं। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को प्लानिंग तो समझ में पक्का आ गया होगा और इजीली आप इसको अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर करीब 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं जो अलग अलग अंदाज से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।